ऑक्सफोर्ड की गगनचुंबी मीनारों से पहले एथेंस में विचारकों को एकत्र करती प्लेटो की अकेडमी से भी पहले भारत की पुण्य भूमि में ज्ञान का एक प्रकाश पुंज फूटा था। यह उजाला केवल एक सभ्यता का नहीं, संपूर्ण मानवता के विवेक का प्रतिनिधि था। ये था तक्षशिला, गांधार की घाटियों में स्थित हिमाच्छादित पर्वतों की छांव में पलता और समस्त विश्व को अपनी ज्योति से आलोकित करता। तक्षशिला कोई साधारण नगर नहीं था, वो एक विचार था। वो था मानव इतिहास का पहला विश्वविद्यालय। इसकी कहानी केवल ईंटों और पत्थरों से बनी इमारत की नहीं थी, बल्कि उस क्रांतिकारी सिद्धांत की थी जिसने संपूर्ण विश्व को ज्ञान की ज्योति से आलोकित किया। एक ऐसा सिद्धांत जो मानता था कि ज्ञान हर जिज्ञासु के लिए सुलभ होना चाहिए, बिना भेदभाव, बिना बाधा। यही तक्षशिला की आत्मा थी। गांधार क्षेत्र में स्थित, जो आज के पाकिस्तान में आता है, तक्षशिला लगभग 1000 वर्षों तक विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम बना रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक ये प्राचीन विश्व का एक शैक्षिक ध्रुव था। रेशम मार्ग से इसकी सीधी जुड़ाव ने इसे वैश्विक विचारों और यात्राओं का प्रमुख केंद्र बना दिया। व्यापारी, तीर्थयात्री, दार्शनिक और विद्वान सब इसके द्वार तक खिंचे चले आते थे। यहाँ संस्कृत और पाली की गूंज के साथ साथ अरबी, यूनानी और फारसी भाषाएं भी समवेत स्वर में बहती थीं। अलग अलग सभ्यताओं के विचारों का सहज मिलन यहाँ की पहचान था। ज्ञान का आदान प्रदान उतना ही स्वाभाविक था जितना सांस लेना। तक्षशिला की असली मुद्रा थी जिज्ञासा, और यही जिज्ञासा इसे एक साधारण शिक्षण केंद्र से एक जीवंत विचार समुद्र बनाती थी। तक्षशिला, जिसे आज की भाषाओं में विश्वविद्यालय कहा जाएगा, एक अकेली इमारत नहीं था। ये गुरुकुलों, मठों और आचार्यों के आवासों का एक जीवंत संगम था। यहाँ ना कोई प्रवेश परीक्षा थी, ना कोई औपचारिक डिग्रियां, केवल एक ही बात महत्व रखती थी, ज्ञान प्राप्त करने की ललक। छात्र चाहे राज परिवारों से हों या सामान्य परिवारों से, सभी एक ही पंक्ति में बैठते थे, एक ही गुरु से सीखते थे और एक ही अनुशासन में जीवन बिताते थे। ये थी भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ ज्ञान सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि जीवन का मार्ग था। तक्षशिला का पाठ्यक्रम किसी एक धर्म, विचार या विषय तक सीमित नहीं था। यहाँ विविधताओं में ही समग्रता का दर्शन था। यहाँ वैदिक साहित्य, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, राजनीति, युद्ध नीति, भाषा, दर्शन, धातुकर्म, शल्य चिकित्सा, संगीत, चित्रकला और यहाँ तक कि पशुपालन और शिल्प कला तक पढ़ाई जाती थी। 18 प्रमुख विद्याओं और 64 कलाओं का समावेश था। ये शिक्षा सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। ये सोचने, तर्क करने और जीवन को गहराई से समझने की कला थी। ये वो स्थान था जहाँ विचारों को आकार मिलता था और प्रश्न पूछना सबसे बड़ा गुण माना जाता था। विद्यार्थी वैदिक यज्ञों के अर्थ भी सीखते थे और ग्रहों की गति का वैज्ञानिक विश्लेषण भी। गुरु अपने अपने विषयों में प्रखर होते। किसी के आश्रम में आयुर्वेद की शिक्षा मिलती, तो किसी के यहाँ युद्ध नीति या ज्योतिष शास्त्र। यही वो भूमि थी जहाँ पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को अष्टाध्यायी के रूप में सूत्रबद्ध किया, इतना वैज्ञानिक और सटीक कि आज भी भाषा विज्ञान में उसका स्थान अक्षुण्ण है। यहीं चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, एक ऐसा ग्रंथ जिसने शासन, कूटनीति और अर्थनीति को नई परिभाषा दी। उन्हीं के सिद्धांतों ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राटों को आकार दिया। ये स्थल केवल राजनीति और दर्शन का नहीं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान का भी एक महान केंद्र था। चरक ने चरक संहिता की रचना की, एक ग्रंथ जिसमें शरीर रचना, पाचन प्रक्रिया और सैकड़ों औषधीय संयोजन विस्तार से वर्णित हैं। यहीं से निकले जीवक, भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक। उन्होंने तक्षशिला में ही शल्य चिकित्सा का अध्ययन किया। यहाँ खुदाई में मिले औजार, चाकू, चिमटी और सुइयां इतने उन्नत हैं कि आज के आधुनिक सर्जिकल उपकरणों से मेल खाते हैं। वे नासिका सर्जरी, अस्थि संधान और यहाँ तक कि मस्तिष्क चिकित्सा भी करते थे। ये केवल विचारों का संगम नहीं था, ये वो भूमि थी जहाँ गणना ने कल्पना से हाथ मिलाया
और शून्य ने अनंत को आकार दिया। तक्षशिला में ही शून्य को पहली बार एक गणितीय विचार के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। ये केवल एक अंक नहीं था, ये एक दृष्टिकोण था, अभाव के भीतर भी संभावना देखने का। तक्षशिला के गणितज्ञों ने दशमलव पद्धति को व्यवस्थित किया, ऋणात्मक संख्याओं को समझा और पाई जैसे अंशों की गणना आश्चर्यजनक सटीकता से की, जो पश्चिम में सदियों बाद पुनः खोजे गए। खगोल शास्त्र यहाँ केवल तारों की पूजा नहीं, बल्कि उनकी सटीक गति को मापने का विज्ञान था। विद्वान ग्रहणों की भविष्यवाणी करते, काल गणना करते और आकाशीय पिंडों की दूरी का अनुमान लगाते। यहाँ की वेधशालाएं न केवल स्थापत्य कौशल का उदाहरण थी, बल्कि वैज्ञानिक तर्क और गणनात्मक समझ का प्रतीक भी थीं। इन प्रयोगों में प्रयोगशाला नहीं, आकाश ही कक्षा था, और गणना करने वाले उपकरण नहीं, बुद्धि और तर्क ही उपकरण थे। तक्षशिला की यही वैज्ञानिक दृष्टि थी कि प्रकृति को जानने का सर्वोत्तम मार्ग प्रश्न पूछना है। जब चीनी यात्रियों फाहियान 5वीं शताब्दी और हुएनसांग 7वीं शताब्दी ने तक्षशिला का दौरा किया, तो उन्होंने अब भी वहां चल रही गहन चर्चा, अनुशासन और विद्या के प्रति समर्पण का वर्णन किया। लेकिन तब तक ये वैभव अपने शिखर से नीचे उतर चुका था, और फिर आया विनाश। 5वीं शताब्दी में मध्य एशिया के श्वेत हूनों ने तक्षशिला पर हमला किया। राजा तोरामान और उसके पुत्र मिहिरकुल ने इस बौद्धिक नगर को लूटा, पुस्तकालयों को आग में झोंका और विद्वानों की निर्मम हत्या की। जो बच गए वे भारत के अन्य भागों में बिखर गए, ज्ञान की उस ज्योति को लेकर जिसे तक्षशिला ने कभी प्रज्वलित किया था। आक्रांताओं के आक्रमण, व्यापारिक मार्गों की दिशा में परिवर्तन और बौद्ध केंद्रों के स्थानांतरण ने तक्षशिला की धीमी लेकिन निश्चित पतन गाथा लिख दी। 1000 वर्षों से जो घंटियां गूंज रही थीं, वे हमेशा के लिए शांत हो गईं। तक्षशिला मिट गया, ईंटें बिखर गईं, आंगन सूने हो गए और आश्रम राख में बदल गए। लेकिन विचार कभी नहीं मरे। हर बार जब कोई शिक्षक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, हर बार जब कोई छात्र जिज्ञासा से आंखें उठाता है, तक्षशिला वहीं जीवित हो उठता है। ये केवल भारत की नहीं, मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन बौद्धिक चिंगारी थी, जिसने हमें ये सिखाया कि शिक्षा केवल करियर नहीं, एक संस्कार है। आज जब हम विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की होड़ में लगे हैं, तो तक्षशिला हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की ऊंचाई इमारतों से नहीं, विचारों से मापी जाती है। तक्षशिला आज भले ही खंडहर हो, लेकिन उसकी आत्मा हर उस जगह बसती है जहां ज्ञान की ज्योति जलती है। तक्षशिला की असली विरासत न शिलाओं में है, न ग्रंथों में। वो है उस आत्मा में जो कहती है, जिज्ञासा ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य एक बार खोजे जाने पर अमिट होता है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता।